हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें भेजी है नीलेश जी ने। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक अंधेरे कमरे में 15 साल की लड़की प्रिया बेड पर बड़े चाव से सो रही थी। ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, करीब रात के 8:45 बज रहे थे। प्रिया पिछले 1 साल से मानसिक संतुलन से बीमार थी। किसी से ज्यादा बात ना करना, जब मन चाहे सो जाती, कभी रात भर भी जागती। ज्यादातर उसका समय सोने में चला जाता। कभी कभार उसे नींद की गोली दी जाती ताकि रात भर सोती रहे। प्रिया शहर के एक बिजनेसमैन हरीश चौहान की एकलौती बेटी, बचपन से सबकी लाडली। उसका परिवार में उसके माँ, पापा और दादी रहती थी। घर का काम करने के लिए नौकर चाकर थे। शहर के अच्छे डॉक्टर के पास उसका इलाज चल रहा था, पर अभी तक उसकी हालत में कोई सुधार नहीं था। बहकी बहकी सी बात करती थी। आज दिन भर उसने अपनी माँ सविता को बहुत परेशान किया था। पापा हरीश किसी बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए थे। प्रिया ने आज दिन भर परेशान करने के बाद सविता ने उसे रात को नींद की गोली देना उचित समझा, तो वो प्रिया के कमरे में आ गई उसे नींद की गोली देकर सुलाने, ताकि रात भर सविता चैन से सो पाए। प्रिया प्रिया, कहाँ हो तुम? ये लाइट क्यों ऑफ कर दी तुमने? सविता ने कमरे के भीतर आकर कहा, पर प्रिया का कोई जवाब नहीं था। वो अब नींद से जाकर बड़े से कमरे के एक कोने में जाकर अपने दोनों पैरों के बीच में अपना सर रखकर बैठी थी। सविता ने लाइट ऑन कर दी तो उसे प्रिया एक कोने में बैठी नजर आई। क्या हुआ मेरी लाडो को, ऐसे क्यों बैठी है? सामू काका ने कुछ कहा क्या? देख, तेरे लिए गर्मा गर्म खाना लाई हूँ, जल्दी से फिनिश करके सो जाते हैं, फिर सुबह हम घूमने जाएंगे। सविता ने प्रिया के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पर प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा, मुझे वो बुला रही है। प्रिया अचानक से उठ खड़ी हुई और घर के बाहर निकली। प्रिया कहाँ जा रही हो? रुको बेटा, सविता ने प्रिया को कहा। सविता उसे रोक पाती उससे पहले ही प्रिया बड़बड़ाती हुई बाहर जाकर गाड़ी स्टार्ट करके चली जाती है। सविता भी सामू काका के साथ प्रिया के पीछे दूसरी गाड़ी लेकर गई। पहली बार नहीं था जो इस तरह प्रिया गाड़ी स्टार्ट करके चली गई थी। इससे पहले भी 2-3 बार इस तरह प्रिया गाड़ी स्टार्ट करके चली गई थी। डॉक्टर का कहना था कि उस पे कोई शक्ति हावी होती है और शायद उसे अपने पुनर्जन्म की बात याद आती है, जो उसके बातों से पता चलता है जो पहले जन्म में शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ था। प्रिया की गाड़ी बहुत तेज थी, तो वो कहाँ चली गई सविता और सामू काका को पता नहीं चला। रात के करीब 9 बजे का वक्त, जहाँ देखो अंधेरा छाया था और तेज हवा के साथ जोरों की बिना मौसम के बारिश शुरू हुई। वो तूफान आने का संकेत दे रही थी। सुनसान सा रास्ता, उसमें एक बड़ी तेज रफ्तार कार जोर से एक पेड़ से आकर टकरा जाती है। जैसे गाड़ी टकराई, उसके सामने की लाइट आवाज के साथ चिमचिम करने लगती है। आधे घंटे तक तेज बारिश चली। कुछ देर बाद बारिश भी धीमी हो गई थी और चमकती चिमचिमाती लाइट अचानक बंद हो गई। थोड़ी दूर गांव के चौराहे पर एक चाय की टपरी वाला रामलाल ने तेज कार आकर एक पेड़ से टकरा गई। ये सब माझिल उस चाय वाले ने देखा था। तो बारिश कम होते ही वो अपने एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में टॉर्च लगाते हुए गाड़ी के पास आता है। उसने अपनी टॉर्च लगाकर गाड़ी के अंदर झांककर देखा तो उसे कुछ नजर नहीं आया। पेड़ के ऊपर से रामलाल के ऊपर एक लाश गिर जाती है और वो नीचे गिर जाता है। खून खून। रामलाल ने लाश को अपने ऊपर से हटाकर वहां से भागते हुए कहा,
क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? किसी की आवाज सुनकर रामलाल रुक जाता है। जैसे ही वापस मुड़कर देखता है तो वो लाश वहाँ से गायब थी। रामलाल की आंख धरी की धरी रह जाती है। क्या हुआ? रामलाल के पीछे से किसी ने उस पर हाथ रखकर कहा। रामलाल घबराते हुए धीरे से पीछे की ओर मुड़ता है। उसके पैर डर के मारे कांप रहे थे। जैसे वो मुड़ा वहाँ कोई नहीं था तो अपना भरम समझकर डर के मारे रामलाल वहाँ से भागते हुए अपनी दुकान की ओर चला गया। रामलाल दुकान की ओर चला गया तो वहाँ जाते ही उसे दुकान में बैठी एक लड़की नजर आई तो वो देखते ही रुक गया। कहाँ थे अंकल आप? मैं कब से आपको आवाज लगा रही हूँ और मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा एक कप चाय पीकर जाऊं। आज ठंड भी बहुत लग रही है। दुकान के अंदर बैठी लड़की ने कहा। मैम साहब, कहाँ रहती हैं आप? आपको इससे पहले गांव में नहीं देखा। रामलाल ने घबराते हुए लड़की से कहा। जो लड़की के चेहरे पर बाल लटके हुए थे तो उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो मैं बड़ी ठकुरानी के यहाँ जा रही हूँ, उनकी दूर की रिश्तेदार हूँ। लगता है अंकल आपको भी बहुत ठंड लग रही है, लड़की ने धीमी आवाज से कहा। बड़ी ठकुरानी के यहाँ से हो? अब रामलाल को थोड़ा हल्का महसूस हुआ और उसने लंबी सांस ली। हाँ, यहाँ 2 दिन के लिए कुछ हिसाब चुकता करना था, उस लड़की ने कहा। हाँ, बड़ी ठकुरानी है ही है ऐसी, सबको मद कर दें। गांव पर बड़ा उपकार है उनका, जब चाहे मद कर दें और हिसाब पूरा लेती है। पर आप इतनी रात यहाँ क्या कर रही हैं? चाय बनाते हुए रामलाल ने कहा। शहर में गए थे कुछ काम से। 8 दिन से रात में यही अजीब सी घटना हो रही है। तब से यहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ा, इसलिए पूछा। उस जंगल की हवेली के पास अजीब सी आवाज आती है। 10 साल से बंद है वो हवेली। अभी जो इतनी जोर की बारिश हुई उसमें वो हवेली का छत नीचे गिर गया। बड़ी कड़कड़ाती बिजली में दिखती है यहाँ से वो हवेली। आज बारिश के कारण मुझे बहुत देर हुई घर जाने में। जैसे ही रामलाल चाय देने के लिए मुड़ गया वो लड़की वहाँ नहीं थी। रामलाल के हाथ से चाय का कप नीचे गिर जाता है। जैसे ही वापस मुड़कर देखता है तो वो लड़की आगे की ओर जा रही थी। रामलाल ने उसे आवाज लगाई, मेम साहब, पर वो आगे चली जा रही थी। रामलाल की नजर नीचे की ओर गई। उसे उसके पैर के निशान खून से भरे हुए और उल्टे दिखाई दिए। उसके माथे पर अब पसीने आ गया। रामलाल ने एक नजर उसकी ओर उठाई। उस लड़की ने पलटकर देखा तो रामलाल के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। अगले ही क्षण में वो लड़की गायब हो गई। रामलाल के कानों में अब आवाज गूंजने लगी, बचाओ, छोड़ दो मुझे, कोई है, हेल्प मी, आऊंगा, वापस लौट के आऊंगा। ये आवाज उसे परेशान करके डराने लगी। रामलाल अब गांव की ओर भागने लगा। राम राम राम, संकट मोचन, जय हनुमान। आलतू जलाल तू आई भला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई भला को टाल तू, कहते हुए रामलाल भाग रहा था। थोड़ी दूरी पर भागते हुए रामलाल रुक गया। थकान के मारे उसकी सांस बढ़ गई थी और हांफने लगा था। उसने अपनी जेब में से मोबाइल निकाला और नंबर डायल किया। रिंग बज रही थी। हेलो, बोलो रामलाल, इतनी रात को कैसे फोन किया? हेलो ठकुरानी, रामलाल ने घबराते हुए हांफते हुए कहा। क्या हुआ रामलाल, सब ठीक तो है? वो लौट आई है, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। वो लौट आई है। रामलाल इससे ज्यादा कुछ कह नहीं पाया और फोन कट जाता है। ड्राइवर सामू काका और सविता ने प्रिया को शहर में बहुत ढूंढा पर वो उन्हें कहीं नहीं मिली। तो वो वापस ये सोचकर घर आ गए कि कहीं प्रिया घर वापस आई होगी। घर आकर देखा तो प्रिया कहीं नजर नहीं आई। प्रिया घर वापस नहीं आई ये बात जब हरीश चौहान को पता चली तो उसने रात को ही सारी पुलिस फोर्स प्रिया को खोजने में शहर में लगा दी।
प्रिया की माँ सविता का तो रो रो कर बुरा हाल था। पहली बार इतने वक्त के लिए प्रिया अपने से दूर हो गई थी। हरीश चौहान भी दिल्ली से वापस लौट आए थे। सविता प्रिया के रूम में सोई हुई थी। पूरी रात प्रिया के बारे में सोचते हुए सुबह के 4 बजे सविता को नींद लगी तो वो फिर से 6 बजे ही उठी। जब उठी तो उसके बगल में कोई चादर ओढ़कर सो रहा था। प्रिया तुम आ गई, सविता ने खुशी के मारे चादर उड़ाकर कहा, पर जब चादर हटाई तो देखा वो कोई और ही लड़की थी। माँ सोने दो, अभी 6 ही तो बजे हैं, उस लड़की ने कहा जो बेड पर सविता के बगल में सोई हुई थी। कौन हो तुम और हमारे घर में क्या कर रही हो? बड़े ही सरल भाव से सविता ने पूछा। माँ मैं अनुप्रिया हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? उसने उठकर अपने दोनों हाथ सविता के कंधे पर रखकर कहा और वो सविता के गले लग गई। कौन अनुप्रिया और मेरी प्रिया कहाँ है? सविता ने उसे अलग करते हुए कहा, मैं ही तो हूँ आपकी अनु और प्रिया। अनुप्रिया और वर्षा कहाँ है? उसने कहा। हरीश, सविता ने अपने पति हरीश को आवाज लगाते हुए कहा। वो अब डर गई थी। उस लड़की की आवाज और बात करने का तरीका हूबहू प्रिया जैसा था, शक्ल अलग थी। कल रात जब प्रिया घर से गाड़ी लेकर निकल गई थी तब रास्ते में उसकी तेज रफ्तार कार एक पेड़ से टकराने की वजह से प्रिया के सर पर चोट लगी थी। पहले ही बीमारी से जूझ रही प्रिया और अब सर पर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। पर उसकी आत्मा को पिछले जन्म का बदला लेना था। उस आत्मा का दूसरा शरीर प्रिया के रूप में मिल गया था, लेकिन उसका बचपन और उसकी आदत से उसका शरीर और मन उसकी आत्मा को उसका बदला लेने से रोक रहा था। इस तरह प्रिया मानसिक संतुलन से बीमार हो गई और उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसकी मौत हो गई। फिर से वो आत्मा अपने पिछले जन्म का बदला लेने के लिए तड़पती रह जाएगी। इसलिए उस आत्मा ने प्रिया के शरीर का और पिछले जन्म के अनु के शरीर के हिस्से का इस्तेमाल कर कर एक नया शरीर बनाया था। अब सविता के घर में जो लड़की थी वो अनुप्रिया थी, जिसे अब पिछले जन्म का अनु का बदला लेना था। जिस तरह उसे मारा गया था तो उसकी आत्मा ने तय किया था कि वो उसके कातिलों को जरूर मारेगी, ताकि अनुप्रिया अब अनु और प्रिया के शरीर से बनी, जिसे अपने हुए हत्यारों का बदला लेना था। सविता ने हरीश को आवाज लगाई तो वो कमरे में आ गया। क्या हुआ सविता, और ये लड़की कौन है? हरीश ने वहाँ आते हुए कहा। क्या हुआ हर्ष, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? और मैं कब से माँ को समझा रही हूँ, वो भी वैसे ही बात कर रही है, अनुप्रिया ने हरीश के पास आकर कहा। हरीश भी कुछ समझ नहीं पाया, क्योंकि प्रिया भी बचपन से उसे हर्ष नाम से बुलाती है। उसके बात करने का तरीका वैसा ही था जैसे प्रिया का, पर अनुप्रिया देखने में 15-16 साल की लग रही थी। तभी हरीश को कुछ साल पहले की बात याद आती है, जब प्रिया की कुंडली बनाई गई थी। तब उसमें दोस्त बताया था कि जब वो 9-10 साल की हो जाएगी तो उसके जीवन में कुछ अजीब घटना घटेगी जो उसके जीवन बदल देगी। हरीश ने सविता को अकेले में बुलाकर बात बताई। अब क्या करें, दोनों ही परेशान थे। एक तरफ प्रिया का कोई पता नहीं लग रहा था और अनुप्रिया खुद को उनकी बेटी बोल रही थी। तो हरीश और सविता ने उसका डीएनए टेस्ट करवाने का सोच लिया। तो दोनों वापस अनुप्रिया के पास आए। सच बताओ बेटा, तुम कौन हो और हमारी प्रिया कहाँ है? तुम अनुप्रिया हो या कोई और? सविता ने रोते हुए अनुप्रिया के पास आकर उसके गालों पर हाथ रखकर कहा। माँ क्या कह रही हो, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? और पहले तो आप रोना बंद करो। हर्ष तुम ही समझाओ अपनी बीवी को, अनुप्रिया ने सविता की आंख पोंछते हुए कहा। सविता अनुप्रिया को गले लगाकर उसके बाल लेती है ताकि डीएनए टेस्ट करवा सकें। हरीश हॉस्पिटल जाकर डीएनए टेस्ट करवाता है, जिससे उसका डीएनए और अनुप्रिया का डीएनए मैच होता है। वो चौंक जाता है। अब हरीश और सविता अनुप्रिया के जन्म के पीछे का सच जानना चाहते थे।
हरीश चौहान और सविता हॉस्पिटल से घर में अनुप्रिया के पास आने से पहले प्रिया की कुंडली जिस बाबा ने चंद्रिका नारायण ने बनाई थी उसके पास गए थे, जिन्होंने प्रिया की कुंडली बनाते वक्त ही कहा था कि उसके जन्म के 10 साल 15 साल के होने तक कुछ ऐसी घटना घटेगी जिससे उसका जीवन खतरे में होगा। बाबा ने पूछा, पर हरीश ने जो कल घटना घटी और घर में जो अनुप्रिया थी उसके बारे में बताया। बाबा चंद्रिका नारायण एक हवन तैयार करते हुए कुछ देर के लिए ध्यान में जाते हैं। ये अनुप्रिया है, इसकी आत्मा साधारण आत्मा नहीं, इसने 2 शरीर का इस्तेमाल करके ऐसी शक्ति को जन्म दिया है जो अपने मकसद को पूरा करके ही रहेगी। ऐसी शक्तियां हैं अब उसके अंदर, उसको हराना आसान नहीं। वापस लौट कर आई है तो वो खाली हाथ नहीं जाएगी, जो हुआ उसके साथ उसका हिसाब करते जाएगी। बाबा चंद्रिका नारायण ने ध्यान से उठते ही कहा, मतलब हमारी प्रिया कभी वापस नहीं आएगी? सविता ने चिंता भाव करते हुए कहा, वो तुम्हारी थी कब? बस अपने पुनर्जन्म के लिए प्रिया को चुना था, पर प्रिया का मन और दिमाग उसे उसका बदला लेने से रोक रहा था। इसलिए अब जो अनुप्रिया के रूप में जो शरीर उसने विकसित किया है वो उसका बदला लेकर रहेगा। उसके अपनों ने उसके साथ बहुत गलत किया है, ना चाहते हुए उसे वापस आना पड़ा है, क्योंकि आत्मा किसी की सगी ना होती है। पर बाबा क्या गलत हुआ है उसके साथ, जो हमारी प्रिया के रूप में नए जन्म में भी वही बात याद आती थी जो पिछले जन्म में उसके साथ हुआ था। हरीश ने पूछा, गलत तो हुआ है उसके साथ, पर क्या, कौन है वो? ये सब वही बताएगी, पर कैसे? हरीश ने बोला, ओम क्लीम क्लीम चामुंडे भट भट स्वाहा, ओम क्लीम क्लीम चामुंडे भट भट स्वाहा। बाबा चंद्रिका नारायण ने अपने तंत्र मंत्र विद्या से एक धागा तैयार करते हैं और बताते हैं कि ये धागा अनुप्रिया के हाथ में बांधकर पूछा जाए कि क्या हुआ था उसके जीवन में जो इस तरह लौट आई है। हम भी तब तक अपनी प्रिया को बचाने का उपाय ढूंढते हैं, बाबा चंद्रिका ने कहा। हरीश और सविता घर वापस आते ही अनुप्रिया के कमरे में जाते हैं, जहां वो चुपचाप बैठे बैठे टीवी देख रही थी। सविता ने टीवी बंद कर दिया और अनुप्रिया के पास आकर उसके हाथ में धागा बांध दिया। अनुप्रिया ने पूछा कि वो कौन सा धागा है, पर कुछ जवाब पाते उससे पहले ही उसे नींद आने लगी तो उसे बेड पर लेटा दिया। कौन हो तुम और क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हरीश ने अनुप्रिया से पूछा। मैं अनुप्रिया हूँ और अनु के साथ जो गलत हुआ है उसका बदला लेने आई हूँ। ये कहानी है उस गांव की जहाँ की मुखिया ठाकुराइन रामा देवी थी। रामा देवी पुरानी परंपरा और अंधविश्वास में जटी हुई थी। उसके 2 बेटे थे, शंकर और राघव। उसमें से राघव पढ़ा लिखा था तो उसने अपनी माँ की अजीब हरकत की वजह से और पुरानी सोच की वजह से गांव छोड़ दिया और अपना परिवार शहर में बसा लिया। तो रामा देवी ने उससे सारे नाते तोड़ दिए। अब उसका एक ही बेटा था शंकर, उसकी शादी सुशीला से हुई, फिर उन्हें एक बेटी हुई, मैं अनु। पर दादी मेरे जन्म से नाखुश थी, उन्हें पोता चाहिए था। दादी मुझे डांटती फटकारती, पर दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे। वो थोड़े पढ़े लिखे थे, लेकिन दादी के आगे उनकी कुछ नहीं चलती थी। गांव के लोग भी ठाकुरानी रामा देवी को बहुत मानते थे। रामा देवी ने मेरे पापा की दूसरी शादी करवा दी, जिससे उन्हें 5 साल बाद एक पोता मिला, जिसका नाम चिराग रख दिया। गांव में स्कूल न होने की वजह से उसे शहर में पढ़ाई के लिए भेज दिया, ताकि कुछ हद तक पढ़कर गांव में आए और उनके बाद गांव का मुखिया बनके गांव संभालता रहे और उनके जमीन जायदाद का वारिस बने। गांव में स्कूल बनाने के लिए पैसे भी आते, पर रामा देवी कभी स्कूल नहीं बनने देने चाहती। खुद तो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन गांव में कोई पढ़कर उनकी खानदानी हुकूमत ना चली जाए। चिराग को 5 साल बाद शहर में बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया। महीने में 2-4 दिन के लिए घर आ जाता, फिर 1-2 साल बाद साल में सिर्फ 1-2 बार आने लगा। जब कॉलेज में आया तो साल में 1 बार आ जाता। फिर जब कॉलेज कंप्लीट हुआ तो दादी ने उसे गांव में बुला लिया, पर वो वापस आया ही नहीं। पूरे शहर में उसका पता लगाया, लेकिन वो कहीं नहीं था। शायद उसने वो शहर छोड़ दिया था। मैं अनु उनके पास होकर कभी नहीं अपनाया। गांव में भी पता था कि उन्हें एक पोती है। मुझे बचपन से बड़े होने तक एक कमरे में बंद रखा, वही मैं बड़ी हुई। सिर्फ साल में 8 दिन के लिए मुझे मौसी के यहाँ भेजा जाता।
मेरी माँ को एक नौकरानी बना दिया था। गांव में भी लोग कहने लगे थे कि उसने भी अपना परिवार दूसरे शहर में बसा लिया, पर दादी को विश्वास था कि उनका चिराग वापस आएगा। वो नहीं तो क्या, मैं भी तो उनकी वारिस बन सकती थी। वो उसके प्यार में अंधी हो गई थी। उन्हें उनका चिराग वापस आने की उम्मीद थी। एक दिन तांत्रिक ने दादी के पास आकर कहा कि उन्हें एक तांत्रिक पूजा करनी होगी जिससे उनका पोता चिराग वापस आएगा। तो अब रामा देवी ने अंधविश्वास का सहारा लिया था। जो तांत्रिक कहा करता वो रामा देवी करती। तांत्रिक ने एक दिन हवेली में पूजा करने का उपाय बताया। उसमें 2 अनविवाही लड़कियों को बलि देने की सोच ली। तांत्रिक का कहना था कि शहर में किसी लड़की के चक्कर में चिराग वापस नहीं आ रहा है। तो रामा देवी ने गांव के 2 लड़कियों को अगवा किया और तहखाने में डाल दिया। मुझे खाना खिलाने वाली नौकरानी से पता चलते ही कमरे से तहखाने तक जाकर मैंने उन लड़कियों को भगाया, पर एक लड़की बचकर भाग जाने में कामयाब हुई और एक लड़की और मैं पकड़ी गई। फिर रामा देवी ने मुझे पकड़कर बलि चढ़ा दी। फिर मेरी आत्मा तड़पती रही कितने सालों तक। जब बदला लेने के लिए सोचा तो तब जाकर दूसरा जन्म मिला प्रिया के रूप में। आज भी उस गांव में रामा देवी गांव को पुराने अंधविश्वास से बाहर नहीं निकलने दे रही है, इसलिए मैं उनसे अपना बदला लेने आई हूँ। उनकी अनुप्रिया निकल पड़ी थी अपने साथ हुई नाइंसाफी का इंतकाम और बदला लेने के लिए। जहाँ उसका जन्म हुआ था, जहाँ उसे मारा गया था, उस जगह ठाकुरानी रामा देवी बड़े चाव से सो रही थी। रात के 1:30 बजे का समय था। दादी लोरी सुनाओ ना। दादी अपनी अनु को लोरी सुनाओ ना। दादी। ठाकुरानी रामा देवी के कानों में अनु के हंसने की आवाज गूंजने लगी तो वो नींद से उठ खड़ी हुई। शायद बुरा सपना था, रामा देवी ने मन ही मन कहा। 2 दिन पहले जब रामलाल का फोन आया था, उसने कहा कि वो लौट आई है। ठाकुरानी रामा देवी उसी बात से तब से डर गई थी। अनु को जब मारा था उसने कहा था कि वो जरूर लौटेगी। उसके दिमाग में अजीब से ख्याल आने लगे थे। रामा देवी सोचने लगी कहीं रामलाल अनु के बारे में तो नहीं कह रहा था। जिस तरह कल रामलाल की लाश मिली थी तब से ठाकुरानी रामा देवी बेचैन हो रही थी। बुरा सपना समझकर रामा देवी फिर से सो गई। जैसे ही आंख लगी फिर से वही आवाज गूंजने लगी थी। उसके साथ ही छोटी बच्चे की रोने की आवाज आई और उसके बगल में छोटी लड़की रो रही थी। उस छोटी लड़की को रामा देवी उठाने गई तो वो गायब हो गई। दादी मैं हूँ। हर जगह रामा देवी को अनु की परछाई दिखने लगी थी और माथे पर पसीना आ गया। वो किसी को आवाज लगाना चाहती थी पर आवाज निकल नहीं रही थी। ये सब अनुप्रिया अपने बदले की मिली शक्ति से रामा देवी को डरा रही थी। रामा देवी अब बेहोश हो गई थी। सुबह रामा देवी जब उठी तो वो पुराने जंगल के महल के दरवाजे के बाहर पड़ी हुई थी। यही पुरानी हवेली में रामा देवी और उसका परिवार 10 साल पहले तक रहता था और इसी महल के भुआरे घर में अनु को मारा था। अब गांव में उनका बड़ा घर था। अपने पोते चिराग के नाम से चिराग वैसे नहीं लौटा था। ठाकुरानी रामा देवी को आज भी लगता था कि वो उसके मरने से पहले वापस लौटेगा। घर वाले रामा देवी को ढूंढने लगे। सारे गांव में ठाकुरानी रामा देवी को उसके आदमी ढूंढने लगे। आज तक बिना बताए या अपने बेटे शंकर को साथ लिए बिना रामा देवी कहीं नहीं जाती थी। तो आज कहाँ गई होंगी। शंकर घर में इधर उधर चक्कर काट रहा था। कुछ गांव के लोग घर में आकर बैठे थे। तभी एक लड़की रामा देवी को लेकर घर में आती है। माँ कहाँ गई थी आप, और आप इतनी थकी हुई क्यों हैं, और ये लड़की कौन है। शंकर ने कहा ये हमें जंगल की हवेली के बाहर मिली तो उनसे चला ना जा रहा था तो हम ले आए हमारी मोटरसाइकिल पर जंगल वाले रास्ते से, और हम शहर से आए हैं कुछ काम से। अनुप्रिया ने कहा जो अब घर में आ गई थी, जिसे 15 साल पहले इसी घर में मारा था। आज उसे पुराने जन्म का बदला लेना था। बहुत धन्यवाद आपका। पर माँ आप वहाँ क्यों गई थी। पिछले जन्म के बाप शंकर ने अनुप्रिया और अपनी माँ से कहा, पर कहते हैं ना शरीर छोड़ जाए तो आत्मा किसी की नहीं होती, और शंकर ने अनु को तो गले तक न लगाया था। अनु को कभी भी बाप का प्रेम नसीब नहीं हुआ।
अनुप्रिया को इस जन्म में अपने पिछले जन्म की याद आती है। वो एक ही थी जो अनु के करीब और प्यारी थी। वो थी उसकी माँ सुशीला। पर वो भी अनु के जाने के बाद 2 साल बाद एक बीमारी में गुजर गई। धन्यवाद किस बात का, ये तो मैंने इंसानियत के नाते कर दिया। और वैसे मुझे ठकुरानी से ही काम था, यहाँ आना था तो रास्ते में मिल गई। अनुप्रिया ने कहा, हाँ वो ऊपर से आई हैं गांव का हालचाल पूछने, गांव में कुछ काम हुआ या नहीं देखने। मेहमान हैं हमारे, कुछ खातिरदारी करो इनकी। रामा देवी ने शंकर की तरफ देखकर कहा। रामा देवी गांव में आई किसी भी अधिकारी को पैसे खिलाकर नई योजनाओं का गांव को लाभ ना मिले और ज्यादा से ज्यादा पैसे हड़प लेती थी। अनुप्रिया ने रास्ते में ही रामा देवी को झूठ बोल दिया था कि वो कोई अफसर हैं और गांव में गवर्नमेंट का काम देखने आई हैं। आज रात अनुप्रिया को ठकुरानी रामा देवी अपना बदला लेना था। उधर सविता और हरीश ने अपनी बेटी के लिए पूजा की ताकि अनुप्रिया का बदला पूरा होते ही उनकी प्रिया का शरीर और आत्मा एक होकर लौट आए, बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह। रात के 12 बजे आसपास रामा देवी घर से बाहर निकली। कहीं न कहीं पता चल गया था अनु की आत्मा वापस लौटी है। रामा देवी ऐसी औरत थी जो जादू टोना जानती थी। उनके जंगल का महल के पास जाकर अनु की आत्मा को वश में करने के लिए हवन के साथ मंत्र शुरू कर दिए। ओम क्लीम क्लीम चामुंडे भट्ट स्वाहा। रामा देवी ने मंत्र शुरू कर दिए तो अनु खिंचती हुई उस महल तक आ गई। पर रामा देवी के मंत्र का असर उस पर नहीं था, क्योंकि वो साधारण आत्मा नहीं थी। कितना तड़पने के बाद तपस्या से वो आत्मा किसी भी शक्ति का जवाब देकर उन्हें मौत देने के काबिल बनी थी। अनुप्रिया भी वही चाहती थी कि जहां उसे मारा है वही जगह रामा देवी को वो मार दे। लौट आई हूँ मैं बनके एक शरीर का सहारा लेकर, शक्तिशाली आत्मा बनके तुझे तेरे किए की सजा दिलाने। हा हा हा। अनुप्रिया ने हंसते हुए रामा देवी के हवन का खंड करते हुए उससे कहा। रामा देवी उठ खड़ी हुई और मन ही मन जल्दी जल्दी से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। कुछ नहीं कर पाएगी रामा तुम। याद है तुझे इसी महल में इसी दिन आज से 15 साल पहले तूने मेरी बलि चढ़ाई थी तांत्रिक के कहने पर कि तेरा पोता चिराग वापस लौट के आएगा, पर आज तक वो वापस लौटकर नहीं आया। तेरी घटिया सोच के कारण तेरा एक बेटा भी तुझे छोड़ गया था। आखिरी तक तूने गांव में अच्छे काम नहीं किए, लोगों के पैसे खुद खा जाती। तेरे पाप का घड़ा भर गया रामा देवी। तेरे मरते वक्त तेरे अपना कोई नहीं आएगा। अनुप्रिया ने रामा देवी का गला दबाया। रामा देवी तड़प तड़प कर मर गई। अनुप्रिया का बदला पूरा हो गया। अनु ने उस शरीर को छोड़ दिया और प्रिया वापस लौट गई। प्रिया के वापस लौटने से सविता और हरीश फूले समा गए। प्रिया को क्या हुआ कुछ भी याद नहीं था। क्या हुआ था उसके साथ, एक नई जिंदगी शुरू हो गई थी उसकी। उधर 1 साल बाद एक दिन ठकुरानी रामा देवी का पोता चिराग वापस लौट आया था। उसे गांव का मुखिया बना दिया जाता है और गांव के तरक्की में लग जाता है और गांव में स्कूल बनाता है और गांव को ज्ञानी बनाने की ओर बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।